दोस्तों नमस्कार। मैं अमरेश दत्त शुक्ला अपने YouTube चैनल डीप मूड एनिमेटेड स्टोरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपकी हम जो आपको कहानी बस सुनाने जा रहे हैं वो एक गलतफहमी, जिसका शीर्षक है एक गलतफहमी। जीवन में अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको हर चीज़ की जानकारी लेने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। और कभी कभी एक छोटी सी गलतफहमी हमारे ज़िंदगी को किस तरह से तबाह करके रख देती है, इस कहानी में हम आपको बताने जा रहे हैं। रात के 10 बज रहे थे। वर्ली का क्षेत्र, जहाँ कभी रात नहीं होती है, एक चमचमाती हुई मर्सिडीज जाकर के एक आलीशान बंगले पे रुकती है। उसके फ्लैट नंबर 3 पे रिया का अपना मकान था, जो कि अब एक आईएएस अधिकारी थी। साथ ही साथ वो अपनी ज़िंदगी को एक नए सिरे से जी रही थी और उसमें एक बिजनेस का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। आज वो अपने घर पे आई हुई थी सिर्फ इसलिए कि बिजनेस मेरा कैसा चल रहा है। आईएएस का सिस्टम एक तरह से वो छोड़ के आई थी। और जब वो अपने फ्लैट में पहुंचती है तो देखती क्या है कि एक आदमी जो कि फटे पुराने वस्त्रों में था, उसके सामने बैठा हुआ था। रिया अपने रूम में गई, वहाँ से अपने ड्रेस को चेंज किया और बाहर निकल के आती है तथा नौकर को एक कप चाय देने के लिए कहती है। क्योंकि आदमी दूसरा भी बैठा हुआ था, यह अपने मेज़ पे बैठ जाती है और वो आदमी ज़मीन पे बैठा रहता है। आदमी के चेहरे को देख करके, उसके फटे पुराने वस्त्रों को देख करके ऐसा मालूम होता था कि ये किसी गांव से आया हुआ है और अति गरीब आदमी है। उसको देखते ही रिया ने चाय को छोड़ दिया। उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने बड़ी तेज कड़क आवाज़ में पूछा कि क्यों यहाँ आ गए? क्या यहाँ भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आए हो? वो व्यक्ति चुपचाप केवल कभी उसके चेहरे को देखता तो कभी आसमान को देखता था और अपने भाग्य को तो मन ही मन कोस ही रहा था। धीरे से उसकी बर्ताव को देख करके उसके आंखों में आंसू आ गए। रिया ने अपने घमंड में आकर के एक सादा चेक दस्तखत करके उसके सामने फेंक दिया और कहा, इस पे जो रकम चाहे तुम भर लो और मेरा पीछा छोड़ दो। कल आ करके कोर्ट में हम लोग तलाक ले लेते हैं। व्यक्ति ना तो पैसे को, उसने चेक को नहीं उठाया और बैठे बैठे केवल रिया के चेहरे को देखता रहा। रिया ने फिर कड़कदार आवाज़ में पूछा, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे कपड़ों से पसीने के बदबू आ रही है। तुम्हें हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है? इस घर को छोड़ो और यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। व्यक्ति टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों से झरझर आंसू निकल रहे थे और उसे अपना अतीत याद आ रहा था कि कैसे कैसे करके उसने रिया को इस स्तर तक पढ़ाया। और यह भी सोच रहा था कि अगर मैं यह कर्म न किए होता तो शायद आज मैं इस स्थिति में ना होता। खैर, अब तो बात बिगड़ चुकी थी, जो होना था वो भी हो चुका था। रिया अपने घमंड में कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। व्यक्ति जो पहुंचा था उसके पास, जिसका नाम महेश था, उसने कुछ न करते हुए अपने फटे पुराने झोले में से एक डायरी निकाली और उसको रिया के आगे रख दिया। रखने के पश्चात उसके मुंह से कुछ नहीं निकला और वो सामने से होकर के नीचे, तीसरी मंजिल से नीचे आ गया। इधर रिया के नौकर ने कहा, मैम, यह आदमी कौन था जिस पे आप इतना भड़क रही थी? चूँकि नौकर मुंह लगा था इसलिए उसने डायरी उठा करके रिया को देते हुए कहा, मैडम, इसको पढ़ तो लीजिए। रिया ने डायरी को पढ़ा। उसमें महेश ने अपने पूरे जीवन का वृतांत लिखा था कि कैसे कैसे पढ़ाने के लिए मैंने आपके लिए नौकरी तक को त्याग दिया, मेरे ऊपर गबन का केस लगा और मैं नौकरी से मुक्त होने के बाद जेल भी चला गया। जेल से छूटने के बाद आज मैं आपसे मिलने आया था। इन बातों को देख करके रिया के आंखों से, और यही नहीं, ज़मीन को मैंने अपना बेच दिया था आपको पढ़ाने के लिए।
रिया यह जब देखती है तो उसके अंदर मानवता जाग जाती है, उसके आँखों से आंसू आने लगते हैं और वो चली जाती है अपने पुराने उस दिन में जब वो नई नई बहू बन के उसके घर पे आई थी। घर में चहल पहल थी, सारे लोग उसके आने का स्वागत कर रहे थे। उसकी माँ शीला ने, या जिसको सासू माँ कहिए, शीला ने उसकी आरती उतारी थी और ले जा कर के एक सजे सजाए कमरे में उसको बिठा दिया था। थोड़ी देर बाद रस्मों की बरसात शुरू हुई। कुछ औरतें उसका मुंह देखने की, जिसे गाँव में मुंह दिखाई की रस्म कहते हैं, आई हुई थी। चूँकि रिया है वो आज तो शानो शौकत से रहती थी, उस समय कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उसका चेहरा भी बहुत सुंदर नहीं था और रंग काला था। उसको देख करके औरतों ने कमेंट किया कि शीला कैसी बहू लेके चली आई है, ये ना तो सुंदर ही है और रंग भी काला कुरूप है। गांव में कहते हैं कि इसके हाथ का तो बैर भी नहीं खाया जा सकेगा, जिसको बहुत कुरूप मान लेते हैं। उन बातों को सोचते हुए, अपने पूरे जीवन को देखते हुए, उसे यह भी याद आया कि रात में जब सारी लोग औरतें ताना मार के चली गई थी तो महेश थका बांधा उसके पास आया था। क्योंकि महेश ने औरतों का कमेंट सुन लिया था, उसने वहां पहुंचते ही उसके सर पे एक सहानुभूति का हाथ फेरा और कहा, रिया कोई बात नहीं है, लोग तुम्हें बुरा कहते हैं लेकिन तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली हो। काले तो बहुत लोग थे जिनकी क्या ज़िंदगी नहीं चली। हम लोग मिल करके एक नया काम शुरू करेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, कोई बात नहीं है, नई ज़िंदगी शुरू हो रही है। रिया चुपचाप बैठी रही। थोड़ी देर बाद साहस करके उसने कहा, महेश मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि महेश नौकरी में था, उसने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते उसकी इच्छा जागृत हुई आईएएस के। 3 अटेम्प्ट करने के बाद वो किसी तरह से आईएएस तो हो गई, लेकिन उसकी भावनाएं अब आईएएस होने के बाद बदल गई थी। उसने महेश से तिरस्कार करना शुरू कर दिया। इस दौरान महेश ने अपनी नौकरी छोड़ दी, या यूँ कहिए उसके ऊपर कुछ केस लग गए और ज़मीन जायदाद बेच करके भी उसने रिया को पढ़ा दिया था। चूँकि महेश को अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ थी, उसको जेल की हवा खानी पड़ गई। और जब जेल से छूटा तो सारी ज़िंदगी बदल चुकी थी। गांव वाले उसका घर ले चुके थे। माँ के क्रियाक्रम में उसको ज़रूर आने का मौका मिला था, वो भी जेल से। धीरे धीरे करके उसने पता किया तो पता लगा कि अब रिया एक बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच चुकी है और उसने अपना बहुत बड़ा कारोबार भी बढ़ा लिया है। वो मुंबई आता है और उसके साथ ये दुर्घटना होती है। नौकर भी डायरी को धीरे धीरे पढ़ रहा था। उसने कहा, मैम आपने बहुत बड़ी गलती की, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर थोड़ी देर पहले इस चीज़ को पूछ लेती तो शायद आपके ज़िंदगी में यह बुरे दिन ना आते। और महेश वहाँ से निकल करके कहाँ गया, किस रास्ते पे चला गया, अब यह पता लगाना भी मुश्किल है। रिया ने भी उसके शब्दों में हामी भरी और कहा, देखते हैं कल क्या हो सकता है। इसके बाद से वह आज भी भटक रही है महेश को ढूंढने के लिए, और महेश कहाँ गया आज तक पता नहीं लगा। दोस्तों, छोटी छोटी बातें जिनको अगर हम निपटान कर लें, गलतफहमियां ना पैदा करें, तो शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ करते हैं। नमस्कार।